खड़े हो गए। क्या भारत के सुनहरे इतिहास को दबाया गया है, छुपाया गया है? बिल्कुल। इसके दो भाग हैं। पहला भाग वो 1969 तक का है, जिसके अंदर की जो मुस्लिम आक्रमणकारों ने जो अत्याचार किए थे उसको दबाने का प्रयत्न किया गया जी। और उसके बाद के अंदर जो नूरुल हसन का युग आया 1969 के बाद में, उसके बाद तो बिल्कुल एक तरीके से व्हाइट वॉश करने का प्रयत्न किया गया और हमारे जो हीरो थे, ओरिजिनल हीरो थे, उनको दबाने का प्रयत्न किया गया। वो सावरकर को जो बदनाम करने का प्रयास है उसके ही भाग रूप है। तो मैं आचार्य से बिल्कुल सहमत नहीं होता हूँ। कांग्रेस को इसकी जवाबदारी लेनी पड़ेगी और वो भी दो भाग के अंदर। पहला भाग था, आप देखिए कि पहले भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे अबुल कलाम आज़ाद, उनको भी इसके लिए एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। उसके बाद में भी कम से कम 3 अलग अलग एजुकेशन मिनिस्टर आए, उनके टाइम पे भी ये दौर चालू रहा, लेकिन वो जो डोज था वो कम था। उस टाइम पे मुस्लिम आक्रमणकारों का जो रोल था उस पर पर्दा डाला जाता था। पर बाद में जो नया दौर शुरू हुआ नूरुल हसन के आने के बाद में 1969 के अंदर, उसके अंदर तो ये हो गया कि हमारे जो हीरो हैं उनको ही दबाने का प्रयत्न किया गया। तो ये इनफैक्ट ये देश के सामने आना चाहिए और इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे देश के मुसलमानों की डिमांड पे पाकिस्तान दिया गया, ठीक है, उनको एक अलग देश मिल गया। क्यों नहीं गए, कैसे नहीं गए, वो एक अलग विषय है। उनके बाद में उनका ही एजेंडा यहाँ जरूर है आज़ाद भारत के अंदर, ये कहाँ तक जायज़ है और यहाँ की मेजोरिटी पॉपुलेशन उसको क्वेश्चन क्यों ना करे? पॉइंट है आपकी बात के अंदर। तस्लीम रहमानी, मैं आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है कि इतिहास की बखिया उधेड़ी गई है? मैं बहुत सरल शब्दों में बोलूं, इतिहास की बखिया उधेड़ी गई है, जिसमें महाराणा प्रताप का जिक्र तो कम है, वीर सावरकर के ऊपर आप भी सवाल खड़ा कर देते हैं मेरी डिबेट्स के अंदर, और सुधांशु त्रिवेदी हो या बाकी लोगों, उनको डिफेंड करना पड़ता है वीर सावरकर के अंदर। यह दुर्भाग्य है इस देश का कि वीर सावरकर को आजादी के इतने साल बाद भी डिफेंड करना पड़ रहा है, जो व्यक्ति काला पानी की सजा काट रहा था। ऐसे अंग्रेजों ने उसको काला पानी भेज दिया था। देखिए, भारत की पहचान भारत के कल्चर से है, भारत के लोगों से है। हिंदुओं, मुसलमानों से, औरंगजेब से या राणा प्रताप से अकेले नहीं है। पूरा एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर से भारत की पहचान सारी दुनिया में आज भी है। आप चाहे जितना इसे नामों से पुकारें, नामों से नहीं है, लोगों से है, तहजीब से है, सकाफत से है। भारत की जो पहचान बनी है, जहाँ तक सावरकर जी का ताल्लुक कर रहे, यही आरएसएस, यही हिंदू महासभा कभी बंद तो नहीं हुए इस देश में। यह हमेशा से मौजूद है और आज भी मौजूद है। 70 साल 80 साल आज़ादी के बाद आखिर क्यों याद आ रहे हैं सावरकर? जब देश एक दौराहे पे खड़ा है, जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम देश के साथ में है, जब कल्चरल प्रॉब्लम, जब टेंशन हैं, जब किसान सड़कों पे बैठे हैं, जब बेरोजगारी बढ़ रही है, जब महंगाई आसमान पे चढ़ी, तब हम सावरकर पर डिबेट कर रहे हैं। इस देश में क्या जरूरत पड़ी आखिर? देश को अपने मुद्दे आज हम 2021 सावरकर अपने नहीं है, सावरकर अपने नहीं है, इसमें क्यों जीना नहीं चाहते? हम क्यों सन 47 और हिस्ट्री 2 मरतबा लिखी गई है। हमारे बहुत ही सम्मानित हिस्टोरियन हैं आप। एक आज़ादी के बाद के आपने कोट की, चाहे वो अबुल कलाम आज़ाद साहब को भी आप कटहरे में खड़ा कर रहे हैं, नूरुल हसन साहब को भी कर दीजिए, मुझे इशू नहीं है, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है इन हजरात से। लेकिन आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने भी एक तारीख लिखी है, वो तारीख भी गजट्स में मौजूद है, आपने भी वो पढ़ी होगी। उसमें भी सावरकर का जो रोल है या सावरकर वादियों का सारा, आज अभिनव भारत सावरकर का बनाया हुआ अभिनव भारत है। कैसे महिमा मंडित कर सकते हैं हम उस ऑर्गेनाइजेशन को जो बॉम्ब ब्लास्ट में आज इन्वॉल्व है, जिसमें आर्मी का एक आदमी इन्वॉल्व हुआ है, आर्मी से आरडीएक्स चुरा के बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है। उसी अभिनव भारत का सावरकर ने बनाई थी। क्यों आखिर सावरकर ने, अगर मैं ये मान लूं थोड़ी देर के लिए, आपके लिए औरंगजेब महान है, सावरकर पर सवाल है। मैंने किसी की महानता की बात नहीं की, औरंगजेब को महान आदमी की बात कर रहा हूं, बाबर को महान बताया गया। जिस आदमी ने 9 मरतबा दया याचिका की, 9 मरतबा दया याचिका की, मैं रीजन पूछना चाहता हूँ, 60 रुपए महीना की तनख्वाह अंग्रेजों से लेने का कारण क्या था, ये बताया जाए। अलाउंस था, मेंटेनेंस अलाउंस था, तनख्वाह नहीं थी। मैं मान लेता हूं, अलाउंस उसमें उनको अपना घर का मेंटेनेंस करना पड़ता था, जो अंग्रेज दे रहे थे, उनका रेंट, घर का रेंट, खाना पीना सब उसमें आता था। भारतवासियों को फांसियां दे रहे थे, सभी को मिलता था। अंग्रेज भारतवासियों को फांसियां दे रहे थे और उनको अलाउंस दे रहे थे। जी, मैं आपको मौका दूंगा आगे भी। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, वैसे तो मैं एक दो तथ्य रखना चाहता हूं। जैसे तस्लीम रहमानी साहब ने कहा अंग्रेज किसको क्या दे रहे थे, हमने बचपन में पढ़ा कि मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बड़े वकील थे और उस जमाने में शायद उनकी आमदनी 4000 रुपए पर डे से ज़्यादा थी, जो आज भी बहुत बड़ी चीज़ है। और मोतीलाल नेहरू उससे भी बड़े वकील थे। मैं पूछना चाहता हूं
ये उस जमाने में हजारों रुपए पर डे की आमदनी के लिए पेमेंट कौन करता था? किसी हिंदुस्तानी का मुकदमा लड़ रहे थे क्या? भारत तो बहुत गरीब था, हम तो अकाल और भूखमरी से झेल रहे थे। पेमेंट कौन कर रहा था? अंग्रेजों के मुकदमे लड़ रहे थे ना, इसीलिए तो। और मैं यह भी बताना चाहता हूं, जिसमें अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, काकोरी कांड, जो लखनऊ के पास ब्रिटिश सरकार का खजाना क्रांतिकारियों ने लूट लिया था, ब्रिटिश सरकार का वकील कौन था? JN मुल्ला, जगत नारायण मुल्ला, कांग्रेस के नेता खड़े थे ब्रिटिश सरकार की तरफ से कि इनको फीस कौन दे रहा था उनको? सरकारी वकील थे ना, तो सरकार से ही तो फीस ले रहे होंगे। अब मैं एक दो फैक्चुअल बात कहता हूं, वो तो विषय अभी सावरकर जी का मावरकर जी बताएंगे। मैं एक बात कोट करता हूं, बहुत बड़े एक साहित्यकार हुए हैं VS नायपॉल, जिनको 2003 में नोबेल पुरस्कार मिला है अपनी किताब एमंग द बिलीवर्स के लिए। उन्होंने बहुत पहले एक किताब लिखी, इंडिया द वुंडेड सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा भारत दुनिया का एक विचित्र देश है, एकमात्र देश है जहां राष्ट्रवाद को बढ़ाने वाला नहीं, राष्ट्रवाद को कमजोर करने वाला इतिहास पढ़ाया जाता है। नंबर 2, उन्होंने कहा ये एकमात्र देश है जो अपने लिखे इतिहास को ऑथेंटिक नहीं मानता, दूसरों के लिखे इतिहास को ऑथेंटिक मानता। उन्होंने कहा ब्रिटेन में जाइए, कोई ब्रिटिश, फ्रेंच या जर्मन के लिखे इतिहास को नहीं मानता, कोई जर्मन, इटालियन या स्पेनिश के लिखे इतिहास को नहीं मानता। कहा उससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि ये विदेशियों के लिखे इतिहास को ही प्रामाणिक नहीं मानता है, जिन्होंने इस पे हुकूमत की, जो इसके दुश्मन थे, उन दुश्मनों के लिखे हुए इतिहास को प्रामाणिक मानता है। कहता इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी देश का नहीं हो सकता। अब मैं बताता हूं उसमें हुआ क्या, एक और उदाहरण बता रहा हूं। सारे क्या दर्शकों से एक सवाल ये है, क्या सिलेक्टिवली हाँ, मैं selectively बता रहा भारतीय हूं। हीरो को दबाया गया? हाँ, मैं उसके 2 उदाहरण फैक्ट बता रहा हूं। मैं दर्शकों से कह रहा हूं, जाइए चेक करिए। एक KGB के जासूस था जिसका नाम था यूरी बेजनेव, जो भारत में पत्रकार बनकर 70 के दशक में रहता था। उसके संस्मरण पढ़िए। उसने लिखा, हमें एजेंडा दिया गया था कि भारत की संस्कृति को कैसे तबाह करना है और उसके लिए हम क्या क्या कर रहे थे। जो बात इन्होंने कहा कि नूरुल हसन साहब बने तो उसके बाद क्या हुआ, वो छोड़िए। अब मैं एक उदाहरण बताता हूं। महमूद गजनी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पेज नंबर 235 पे यह लिखा कि वो तो एक योद्धा था, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था, उसने जो लूटपाट की है वो अपने किंगडम को इनरिच करने के लिए की है। जबकि हकीकत यह है कि खुद महमूद गजनवी के साथ आए हुए उसके राइटर उतबी उसने अपनी किताब तारिकुल यामनी में लिखा है कि जब उसने मंदिर पे कब्जा कर लिया और उसके पास राजा और पुजारी पहुंचे कि ये शिवलिंग मत तोड़िए, इसके लिए हम 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हैं।